अस्सलाम वालेकुम बच्चों। ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स में आज हम स्टडी करने जा रहे हैं जी ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट। एज कंपेयर टू मरीन इन्वायरमेंट, फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट बेसिकली एक डाइल्यूट यानी कि हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि डाइल्यूट एनवायरनमेंट में वाटर विल टेंड टू एंटर इनसाइड द सेल, यानी कि बाहर पानी की मिकदार वाफिर होने की वजह से वो ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से विद इन द सेल मूव करने की कोशिश करेगा। यानी कि फ्रेश वाटर में रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनको दो तरह के प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं। देखते हैं जी वो प्रॉब्लम कौन कौन से हैं और फिर चलते हैं कि उनको ट्रीट कैसे किया जा सकता है। फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में एनिमल्स कंटिन्यूअसली ऑस्मोटिक फ्लडिंग ऑफ बॉडी फ्लूइड्स फेस करते हैं, क्योंकि पानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, यानी कि वो हाइपोटोनिक होता है, और कंटिन्यूअसली बॉडी के अंदर जहाँ पानी की कंसंट्रेशन कम है एंटर होने की कोशिश करता रहता है। दूसरा आता है जी लॉस ऑफ सॉल्ट्स। इसी कंडीशन को काउंटर करने के लिए ये ऑर्गेनिज्म अपने अंदर कुछ इस किस्म के तरीकाकार को अपनाते हैं जिनकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा सॉल्ट्स को भी लूज करना पड़ सकता है। और हम जानते हैं कि ऑस्मो रेगुलेशन सिर्फ वाटर ही नहीं बल्कि उसमें मौजूद जो सॉल्ट्स हैं, जो दूसरे मेटाबोलाइट्स हैं या कोई भी सल्यूट है, उसकी कंसंट्रेशन को भी बैलेंस करने का नाम है। तो देखते हैं जी फ्रेश वाटर एनिमल्स इन दोनों ही कंडीशन में कैसे सरवाइव करते हैं और वो कौन कौन सी अडॉप्टेशंस हैं इनके अंदर। सबसे पहले बात करते हैं जी हम फ्रेश वाटर में मौजूद प्रोटोजोआ, अमीबा एंड पैरामीशियम की। ये स्मॉल साइज ऑर्गेनिजम्स होते हैं और इनके अंदर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल मौजूद होता है। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के फंक्शन से आप मैट्रिक में ऑलरेडी बखूबी वाकिफ हैं, बल्कि मैट्रिक के अलावा फर्स्ट ईयर में भी हम इसको काफ़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल जी बेसिकली कंट्रैक्ट होता है और जो एक्सेस वाटर है या जो भी एक्सेस मटेरियल है उसको बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो इनके अंदर ये कंट्रैक्टाइल, नाम से ही पता चल रहा है कि ये कंट्रैक्ट होगा और जब इसको पानी की ज़रूरत पेश आएगी तो ये रिलैक्स हो जाएगा और अपने अंदर पानी को एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन एक्सेसिव कंडीशन में ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल सिकुड़ेगा और पंप करेगा जो एक्सेस फ्लूइड है बॉडी के अंदर, यानी कि फर्स्ट कंडीशन जो है ऑस्मोटिक फ्लडिंग ऑफ बॉडी फ्लूइड उसको काउंटर करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं जी इनके अलावा मुख्तलिफ दीगर जो एनिमल्स मौजूद हैं फ्रेश वाटर में, बिलखसूस फिश वगैरह, तो उनके अंदर डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होता है। यानी कि फ्लडिंग ऑफ वाटर की दो रेमेडीज हैं हमारे पास। एक तो है जी कंट्रैक्टाइल वैक्यूल और दूसरा है जी डाइल्यूट यूरिन। तो ये एनिमल्स खासतौर पे फिश काफ़ी ज़्यादा मिकदार में बहुत ज़्यादा डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करती है ताकि एक्सेस वाटर को, जो वाटर फ्लड कर रहा है विद इन द बॉडी, वो बॉडी से बाहर रिमूव कर सके, क्योंकि हम जानते हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, इसके नताइज क्या भुगतने पड़ सकते हैं एनिमल को अगर वो इस फ्लडिंग को रिमूव नहीं करते। आप जानते हैं सैलाब की तबाहकारियाँ, जहाँ जहाँ वो मुंह करता है, जिस तरह मुंह करता है, रास्ते में आने वाली हर चीज़ को तबाह बर्बाद कर देता है। इसी तरह जब पानी के अंदर भी सैलाब जाएगा, पानी का एक सुनामी जाएगा, तो वहाँ पे मौजूद सेल्स जो हैं उनकी एक कैपेसिटी होती है, ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन है इलास्टिक इन नेचर होती है, लेकिन वो इलास्टिसिटी भी एक हद तक होती है। और जब पानी कंटिन्यूसली फ्लडिंग होगा तो डेफिनेटली वो इलास्टिसिटी एट अ पॉइंट ब्रेक हो जाएगी और सेल बर्स्ट हो जाएंगे, लीडिंग टू डेथ ऑफ एनिमल। तो वाई टू गो फॉर दैट पेंडेमिक सिचुएशन, बेहतर है कि डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करे और बॉडी से एक्सेस वाटर को बाहर निकाल फेंके। लेकिन इसके साथ साथ एक और भी प्रॉब्लम है जिनके अंदर, वो है सॉल्ट्स को लूज करना। अब लॉस ऑफ सॉल्ट को इस तरह के एनिमल किस तरह से कंपनसेट करते हैं उसका तरीका देखते हैं। उसका तरीका ये है कि जी एक तो ये बहुत ज़्यादा सॉल्ट कंटेनिंग फूड खाते हैं और साथ साथ सॉल्ट का एक्टिव अपटेक भी करते हैं बाय देयर स्किन
एंड बाय देयर गिल्स। जैसे फिश है तो वो अपनी गिल्स के थ्रू, इसके अलावा फिश के साथ साथ दूसरे एनिमल्स खासतौर पे जो हमारे पास प्रोटोजोन और अमीबा, पैरामीशियम वगैरह आ जाते हैं, ये क्या करेंगे, ये उसको एब्जॉर्ब करेंगे वाया देयर सेल मेम्ब्रेन और वाया देयर स्किन। तो जी इस तरह से फ्रेश वाटर एनिमल्स के अंदर जो दो हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही थी कि हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट की वजह से फ्लडिंग ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा पानी का सेल के अंदर जाना, और साथ में लॉस ऑफ सॉल्ट को ये किस तरह से काउंटर करते हैं। दो तरीके हैं जी पहले सिचुएशन को काउंटर करने के, जिसमें हमने कंट्रैक्टाइल वैक्यूल और डाइल्यूट यूरिन प्रोडक्शन की बात की, और दूसरा जो प्रॉब्लम था सॉल्ट्स को लूज करना, उसके लिए भी दो रेमेडीज हैं कि एक तो सॉल्ट कंटेनिंग फूड खाया जाए और साथ साथ अपनी स्किन और अपने गिल्स के थ्रू भी इसको एब्जॉर्ब किया जाए। अब चलते हैं जी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की तरफ। टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में एज कम्पेयर टू एक्वेटिक एनवायरनमेंट, वो चाहे मरीन हो या फ्रेश वाटर, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं, जिनमें से सबसे एक्सट्रीम कंडीशन है जी वाटर लॉस, यानी कि अवेपोरेशन। टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में एनिमल्स को अवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर फेस करना पड़ता है, हाई टेम्परेचर्स और बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल फ्लक्चुएशंस फेस करनी पड़ती हैं। टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट की इन हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस में, जिनमें डिहाइड्रेशन नंबर 1 पे है, आर्थ्रोपोड्स एंड वर्टिब्रेट्स ने अपने आप को बहुत अच्छे से अडॉप्ट किया है ताकि वो टेरेस्ट्रियल लाइफ को बहुत अच्छे से स्पेंड कर सके और अपने सर्वाइवल को कंटिन्यू रख सके और पॉसिबल बना सके। अब देखते हैं जी वो कौन कौन सी अडॉप्टेशंस हैं जिनकी मदद से ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स अपने आप में न सिर्फ अपना ऑस्मोरेगुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं बल्कि अपना सर्वाइवल भी पॉसिबल बना रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी हम कुछ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की, जिनमें कुछ इंसेक्ट्स वगैरह या दीगर एनिमल भी शामिल हैं, बिलखसूस इंसेक्ट्स वगैरह। इनमें वैक्सी एक्सोस्केलेटन मौजूद होता है। जैसे हम ह्यूमंस हैं और हमारे ऊपर ये जिस तरह से गोश्त की तह नज़र आ रही है, मसल्स नज़र आ रहे हैं और इनके अंदर हमारी बोन्स हैं, यानी कि वी हैव एंडोस्केलेटन। इंसेक्ट्स के अंदर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि इनकी बॉडी काफ़ी सॉफ्ट होती है और इनकी बॉडी के अंदर किसी भी किस्म की हड्डियां वगैरह मौजूद नहीं होती, तो इनके इंटरनल सॉफ्ट टिश्यूज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए इनकी बॉडी अपने इर्द गिर्द, यानी कि इनके मसल्स जो हैं, जो गोश्त है, वो अपने इर्द गिर्द एक लेयर प्रोड्यूस करता है। वो लेयर बेसिकली लिपिड्स की बनी होती है और लिपिड्स वैक्सीज, क्योंकि ये एक वैक्सी एक्सोस्केलेटन है। एक्सोस्केलेटन इसलिए कह रहे हैं, एक तो ये बॉडी के बाहर मौजूद है और वैक्सीज है, बेसिकली वैक्सीज लिपिड्स ही की एक एग्जांपल है। अब इसके साथ साथ कुछ ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर मल्टी लेयर्ड डेड केराटिनाइज्ड सेल्स मौजूद होते हैं। केराटिनाइज्ड सेल्स क्या होते हैं ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि ऐसे सेल्स जिनके अंदर केराटिन मौजूद होती है, और केराटिन क्या है, ये बेसिकली प्रोटीन्स की एक एग्जांपल है, यानी कि ये एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। अब ये सेल्स डेड सेल्स की फॉर्म में स्किन के इर्द गिर्द एक ड्राई कवरिंग बना लेते हैं, या ये वैक्सी एक्सोस्केलेटन की फॉर्म में स्किन के इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव कोटिंग बना देते हैं जो बिलखुसूस वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है जिनकी बॉडीज में। उसके बाद हम बात करते हैं मॉइस्ट फूड्स। जैसे आप जानते हैं आजकल गर्मियाँ आने वाली हैं और हमारा फेवरेट फल होने वाला है, बल्कि बहुत सारे लोगों का होगा भी, वाटरमेलन यानी कि तरबूज। और दूसरा आजकल स्प्रिंग सीजन चल रहा है और आपको जगह जगह वेंडर्स नज़र आ रहे हैं, रेडी वाले नज़र आ रहे हैं जिनके पास ढेरों ढेर यमी यमी स्ट्रॉबेरीज मौजूद हैं। तो स्ट्रॉबेरी के अंदर भी पानी का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और तरबूज के अंदर भी पानी का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, और ये फल बिलखुसूस गर्मियों में ही होते हैं और गर्मियों में हमारी बॉडी में होने वाली पानी की कमी को पूरा करते हैं। तो दीगर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स भी इसी तरह के मॉइस्ट फूड खाते हैं, यानी कि जिनके अंदर मॉइस्चर का मतलब कि पानी का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, ताकि वो इस वाटर लॉस को काउंटर कर सके। मेटाबॉलिक एंड बिहेवियरल एडाप्टेशंस। आप जानते हैं जब मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, यानी कि विंटर वगैरह, तो उस दौरान मेटाबॉलिक
रेट बहुत हाई हो जाता है बॉडी का, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पेश आती है ताकि एक्सट्रीम एक्सटर्नल कोल्ड इन्वायरमेंट के अगेंस्ट बॉडी का 37 डिग्री से, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो वो 37 डिग्री से मेंटेन रखा जा सके। इसी तरह जब गर्मियाँ होती हैं, बाहर का दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा होता है, तो उस दौरान में मेटाबॉलिक रेट बॉडी का थोड़ा स्लो हो जाता है, क्योंकि इतनी एक्सट्रीम हीट हमें बॉडी के अंदर रिक्वायर नहीं होती। इसके अलावा कुछ बिहेवियरल एडाप्टेशंस एनिमल्स अडॉप्ट करते हैं, जैसे कि बर्ड्स का विंटर में साउथ की तरफ मूव करना ज़्यादा फूड की तलाश में, क्योंकि नॉर्थ साइड पे ऑलरेडी विंटर के अंदर बहुत ज़्यादा कोल्ड एंड ड्राई एनवायरनमेंट होता है, तो इसलिए ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं जहाँ पे एनवायरमेंटल कंडीशन कदरे बेहतर होती है, और ये ज़्यादा इनको पानी भी मुयसर हो सकता है और इनको फूड भी मिल सकता है। वाटर ऑफ मेटाबॉलिज्म, आप जानते हैं मेटाबॉलिज्म में कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी शामिल हैं और एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी शामिल हैं। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, हमारी बॉडी में मौजूद जो लार्जर मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं उनको ब्रेक किया जाता है, उनके यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है और साथ में एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। मुख्तलिफ अगर हम डेजर्ट एनिमल्स की एग्जांपल लें, जैसे कैंगरू वगैरह, तो वो काफ़ी लंबे अरसे तक पानी पिए बगैर रह सकते हैं। वो किस तरह से मुमकिन है? वो इस तरह से मुमकिन है जी कि डेजर्ट प्लांट्स के अंदर कुछ इस किस्म के खास सीड या बीज मौजूद होते हैं जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट की परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि वाफिर मिकदार में कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं। ये क्या करते हैं जी, ये उन सीड्स को खाते हैं, फिर अपनी बॉडी के अंदर उस कार्बोहाइड्रेट को मेटाबॉलिक एक्टिविटी के थ्रू ब्रेक करते हैं और एज अ बाय प्रोडक्ट या एज अ प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स हम देखते हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से मिलके बने हैं, तो वाटर को प्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि ये अपनी बॉडी के अंदर इस मेटाबॉलिक वाटर को कंज्यूम करते हैं और उस ड्राई एनवायरनमेंट के अंदर भी, यानी कि डेजर्ट कंडीशन के अंदर भी सर्वाइव कर लेते हैं। वाटर रीएब्जॉर्प्शन, जैसे हम ह्यूमंस के अंदर भी बात करते हैं कि हमारी किडनीज के अंदर एक्सक्रीशन के साथ साथ वेस्ट के नाइट्रोजनस वेस्ट के रिमूवल के साथ साथ वाटर की रीएब्जॉर्प्शन भी होती है। स्टार्ट ऑफ द चैप्टर में कुछ की पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे, उसके अंदर हमने इस फिनोमेना को अच्छे से स्टडी भी किया था कि ये किस तरह से पॉसिबल है। वो काउंटर करंट मैकेनिज्म जो था इन द लूप ऑफ हेनले ऑफ नेफ्रॉन, तो वहाँ पे वाटर रीएब्जॉर्ब होता है ताकि बॉडी के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखा जा सके। एनहाइड्रोबायोसिस, एनहाइड्रोबायोसिस जी एक बड़ा ही मजे का प्रोसेस है। नाम से ही पता चल रहा है कि हाइड्रोबायोसिस वाटर का ब्रेक डाउन काइंड ऑफ प्रोसेस होगा, तो अगर एनहाइड्रोबायोसिस है तो उसका रिवर्स होगा, यानी कि ड्राई एनवायरमेंटल कंडीशन के अंदर और एनिमल्स खुद को डॉर्मेंट कर लेते हैं, और ये जो प्रोसेस है अपनी बॉडी को ड्राई एंड डॉर्मेंट करने का, ये बेसिकली एनहाइड्रोबायोसिस कहलाता है, जिसमें कुछ रोटिफर्स एंड नीमाटोड्स हमें इस किस्म का प्रोसेस करते हुए दिखाई देते हैं। और जब तक के फेवरेबल कंडीशंस नहीं आ जाती, ये अपने आप को इसी डॉर्मेंट स्टेट में रखते हैं। अब ये डॉर्मेंट स्टेट बाज़ दफ़ा इतनी प्रोलॉन्ग भी ये हो जाती है, यानी कि ये 120 साल तक सर्वाइव कर सकते हैं जी इसी तरह ड्राई एंड डॉर्मेंट रह के। और इस तरह के ऑर्गेनिज्म जो कि 1 सेंचुरी से भी ज़्यादा इतने लंबे अरसे के लिए अपने आप को डॉर्मेंट करके सर्वाइव कर जाते हैं हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन को, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम एक्सट्रीमोफिल्स भी कहते हैं। तो यहाँ तक जी कंप्लीट होता है हमारा ऑस्मोरेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, क्योंकि उनको हार्श ड्राई एनवायरमेंटल कंडीशन फेस करनी पड़ती हैं, बिलखुसूस डिहाइड्रेशन, तो वो वैक्सी एक्सोस्केलेटन, मॉइस्ट फूड, मेटाबॉलिक एंड बिहेवियरल एडाप्टेशंस, इसके अलावा वाटर ऑफ मेटाबॉलिज्म या वाटर रीएब्जॉर्प्शन एंड एनहाइड्रोबायोसिस के थ्रू सर्वाइवल को पॉसिबल बनाते हैं और इन कंडीशंस को काउंटर कर लेते हैं जो उनके सर्वाइवल की राह में रुकावट बनती हैं, यानी कि वो अपनी बॉडी के अंदर
ऑस्मोरेगुलेशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन को फॉर्म कर रहे हैं, जिसमें वाटर के साथ साथ सॉल्यूट लेवल भी बैलेंस हो रहा है। अब डिस्कस करते हैं जी एनिमल्स में ऑस्मोरेगुलेशन से रिलेटेड कुछ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और मुझे पता है जी आपको इस पार्ट का इंतहाई बेसब्री से इंतज़ार होता है। तो आइए डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट है, प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए। लास्ट वीडियो में आपने रिक्वेस्ट की थी कि मैं स्क्रीन से हट जाया करूं, क्योंकि आप इसको ठीक से नोट नहीं कर पाते, क्योंकि मैं स्क्रीन के सामने खड़ी होकर बोल रही होती हूँ। तो आप प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द अडॉप्टेशंस ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स फॉर ऑस्मोरेगुलेशन, जो आज ही की टॉपिक हमने स्टडी किया था, एंड आई एम श्योर यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी वेल। सेकेंड क्वेश्चन है जी, कंपेयर ऑस्मोरेगुलेशन इन मेरीन एंड फ्रेश वाटर एनिमल्स। इसको भी हमने हेडिंग्स एंड एग्जांपल्स के साथ काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था। अगर आपसे प्रीवियस लेक्चर मिस हो गया है ऑस्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स का, तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए और उस वीडियो को दोबारा से देखिए, ताकि आप इस क्वेश्चन को आंसर करने के काबिल हो सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता होता है जी, हाउ डू बोनी फिश मेंटेन ऑस्मोरेगुलेशन। हमने बात की थी कि ये है तो मेरीन वाटर फिश, लेकिन बेसिकली इसके इंसेस्टर्स फ्रेश वाटर फिश हैं। तो ये किस तरह से काउंटर करती है इस मैकेनिज्म को। उसके बाद क्वेश्चन आता है, आज के हमारे लेक्चर में सबसे एंड वाला टॉपिक था, उसी की डेफिनेशन आती है जी, एनहाइड्रोबासिस एंड विद एग्जाम्पल। हमने एग्जाम्पल भी दी थी कि उसमें रोटिफर्स, नीमाटोड्स वगैरह में ये प्रोसेस शो हो रहा होता है, जो कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, और ये बेसिकली अपने आप को ड्राई एंड डोर्मेंट करने का एक प्रोसेस है, जिसमें टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन के अगेंस्ट अपने आप को सरवाइव कर पाते हैं और ऑस्मोरेगुलेट कर पाते हैं, और ये मैक्सिमम 120 साल तक भी ये प्रोसेस कंटिन्यू रह सकता है, जिसको हमने एक्सट्रीमोफिल्स कहा था। स्टूडेंट्स, ऑस्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स विद डिटेल एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहीं पे कंप्लीट होता है। आई एम श्योर कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना तो मत भूलिएगा। साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर आपने प्रेस करना है। थोड़ा सा आपको अपने थंब को जुम्बिश देनी होगी, ताकि आप आने वाली सभी लेक्चर्स से इस्तेफादा हासिल करें। जल्दी मिलते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।